रविवार का दिन था। दिन के 12 बज रहे थे। साहिल रेस्टोरेंट में बैठा बैठा अब बोर होने लगा था। उसकी तीसरी कप कॉफी चल रही थी और रोशनी का कोई अता पता नहीं था। रोशनी के बारे में सोचते ही साहिल के होठों पर फिर से मुस्कान तैरने लगी। उसके दिल दिमाग में शहनाइयां बजने लगती थी उसके बारे में सोचने से ही। मुश्किल 3 बार उससे अकेले में वह एक बार घर वालों के साथ मिला है, पर यह पहली नजर का प्यार था। उसने रोशनी को जब पहली दफा देखा था तभी उसके दिल से आवाज आने लगी थी, हाँ, यही है, यही है, यही तो है वह। कोई 17 वर्ष की उम्र में वह पहली बार घर से बाहर हॉस्टल में रहने गया था। इंजीनियरिंग, फिर एमबीए और अब नौकरी। मजाल है जो उसने किसी भी लड़की या महिला की तरफ एक आंख भी उठा के देखा हो। बचपन से ही घर में मम्मी पापा ने कुछ ऐसी घुट्टी पिलाई थी कि वह ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वह घर वालों की पसंद की लड़की के सिवा किसी से शादी या दोस्ती भी कर ले। वर्षों उसने उम्र के नाजुक दौर से गुजरने के वक्त भी अपने दिल की वल्गा को कसे रखा। अपनी पसंद की पढ़ाई, कॉलेज और नौकरी करने के ही अधिकार को ही सहर्ष उसने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार क्षेत्र माना। अपने प्यार और शादी के अधिकार का लगाम सदा अपनी माँ ममता जी और परिवार वालों के ही अधिकार क्षेत्र का मामला सोच उनके ही हाथ में रहने दिया। साहिल की माँ ममता जी काफी पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाली महिला थी। बहुत जल्दी ही उन्हें पारिवारिक दायित्वों के अधिभार से राहत मिल गई थी। सो वो अपना अधिकांश वक्त साधु महात्माओं की संगत और सत्संग में बिताती थी। साहिल के पिता रमेश जी एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्हें अपने काम से ही वक्त नहीं मिलता था। सो उन्हें अपनी पत्नी का दिन रात साधु, पंडितों और मंदिरों का चक्कर लगाना राहत ही देता। कम से कम उनसे उनके वक्त के लिए गृह कलह तो नहीं करती थी। सो साहिल के पिता रमेश जी एक तरह से उनकी अंतर्लिप्तता को प्रोत्साहन ही देते थे कि कहीं व्यस्त तो है, बल्कि उन्हें पैसों रुपयों की भरपूर आपूर्ति कर खुश होते कि उनकी ऊंच नीच कमाई का कुछ भाग चलो सत्कर्म में लग रहा है। साहिल की मां ममता जी धीरे धीरे पंडितों पुजारियों पर अपने घर वालों से अधिक विश्वास करने लगी थी। वे लोग भी उन्हें पैसे वाली समझकर उन्हें बरगलाए रखते थे। कभी शनि के ग्रह होने पर दान पुण्य, तो कभी गुरु के किसी गलत घर में बैठ जाने पर महापाठ। जाने क्यों ममता जी को ये समझ ही नहीं आता कि जब वे हमेशा उनके ही कहे अनुसार चल रही हैं, तो फिर ये ग्रह नक्षत्र उनसे रूठते क्यों रहते हैं। उन्हें तो ये सोचना चाहिए था कि जब वे इतना दान और चढ़ावा दे रही हैं, फिर उनका अनिष्ट कैसे हो सकता है। परंतु वो ठीक इसके विपरीत समझ रखती थी। उन्हें हमेशा यही लगता कि यदि वे ऐसे कर्मकांड नहीं करती तो कुछ और अवश्य बुरा घटित हो जाता। एक तरह से वो हमेशा सशंकित और डरी सहमी रहती कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। भक्ति से शक्ति के स्थान पर ममता जी और असहाय और शक्तिहीन होती जा रही थी। अब वह पंडित और पुरोहित की सलाह के बिना एक कदम ना उठाती थी। साहिल को नौकरी करते लगभग 2 साल होने को आए थे। ममता जी और अन्य रिश्तेदार उसके लिए सुंदर लड़की खोजने में लगे हुए थे। लड़कियां तो कई भी लड़कियां तो कई थी, पर कभी उसकी ममता जी को पसंद नहीं आती। तो उसके पिता रमेश जी को उस लड़की के पिता का काम पसंद नहीं आता। कभी दादी को लड़की की रंगत नहीं पसंद आती, तो कभी साहिल की बुआ उनके परिवार की कोई बुराई ऐसी खोज निकाल लाती कि वहां रिश्ता करना मुश्किल लगता। यानी पूरा परिवार लगा हुआ था साहिल के लिए दुल्हन खोजने में। दरअसल साहिल को कैसी लड़की चाहिए ये कोई पूछना भी नहीं चाहता था। एक मत होने में उन्हें कोई 3 वर्ष लग ही गए। तब उन्हें रोशनी पसंद आई। रोशनी उसके माता पिता, घर परिवार, पढ़ाई, औकात इत्यादि से संतुष्ट होकर उन्होंने साहिल को बताया। साहिल जिसने जीवन में पहली बार किसी लड़की को ऐसी नजर से देखा हो, उसे तो पसंद आनी ही थी। कहना ना होगा कि पहली ही नजर में वह दिल हार गया रोशनी के हाथों। अलबत्ता ममता जी ने अवश्य कहा, कृपया रोशनी की कुंडली हमें दे दे ताकि हम अपने पुरोहित से सलाह मशवरा कर शादी का दिन निकलवा सके। परंतु हम तो जन्म कुंडली इत्यादि में विश्वास ही नहीं करते। सो
हमारे पास रोशनी की कोई कुंडली नहीं है, रोशनी के पापा विजय जी ने कहा। अब ममता जी कुछ परेशान सी होने लगी। फिर वहीं से उन्होंने अपने पंडित जी को फोन लगाया। देखिए, ऐसा है, यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे पंडित जी से मिल लें। वे जन्मदिन और वक्त के हिसाब से रोशनी बिटिया की कुंडली बना देंगे। ममता जी ने ही फिर हल निकाला। उस दिन के बाद से घर वालों की रजामंदी से ही साहिल और रोशनी फिर मिलने लगे। साहिल को रोशनी का सुहाना सा व्यक्तित्व, सोच और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार काफी आकर्षक लगे। रोशनी को भी साहिल की पढ़ाई, नौकरी और सीधापन भा गया। उन 4 दिनों में ही दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए और इंतजार करने लगे कि कब शादी होगी। रोशनी तो रेस्टोरेंट नहीं आई, पर ममता जी के फोन आने लगे। बेटा जल्दी घर आ जाओ, कुछ जरूरी बातें बतानी है। क्या हुआ माँ? मैंने तो बताया ही था कि मैं रोशनी से मिलने जा रहा हूँ। घर पहुंचते ही साहिल ने कहा। कोई जरूरत नहीं है अब उस लड़की से मिलने की, ममता जी ने लगभग चीखते हुए कहा। क्यों? अब क्या हो गया? आप सबको तो वो पसंद है, और अब मुझे भी, साहिल ने आश्चर्य जताते हुए कहा। नहीं, पंडित जी ने बताया है कि रोशनी घोर मांगलिक है और उससे शादी करने वाले की शीघ्र मौत निश्चित है। मुझे अपने बेटे के लिए कोई अनिष्ट कार्य नहीं चाहिए, ममता जी ने कहा। वैज्ञानिक मंगल को विजित कर चुके हैं और आप अभी तक उससे डरती ही है, साहिल ने माँ को समझाना चाहा। माँ से बहस करना व्यर्थ लगा, सो साहिल अपने कमरे में चला गया। शाम तक घर के सभी सदस्य ममता जी की बातों से सहमत दिखे। साहिल ने अपनी तरफ से सभी को समझाने की बड़ी कोशिशें की, परंतु उसकी मृत्युकारी कन्या से विवाह के सभी विरुद्ध ही रहे। वह बार बार रोशनी को कॉल करता रहा, परंतु उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया। दूसरे दिन शाम को रोशनी ने उसे फोन किया। क्या हुआ साहिल, क्यों लगातार फोन कर रहे हो? मैं कल रेस्टोरेंट में देर तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, तुम आई भी नहीं और मेरा फोन भी नहीं उठाया, साहिल ने शिकायती लहजे में कहा। अब इतने भोले भी ना बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे घर वालों ने तो परसों ही खबर करवा दिया था कि मांगलिक होने की वजह से ये रिश्ता नहीं हो सकता, रोशनी ने गुस्से से कहा। और उस ढोंगी बाबा की भी कहानी सुनो, जिसकी भक्त तुम्हारी माँ है। जब मेरे पिताजी उन पंडित जी से मिले तो उन्होंने कहा कि मन लायक कुंडली बनाने हेतु उन्हें 60,000 रुपए चाहिए। मेरे पिताजी इन बातों पर विश्वास तो करते नहीं हैं, सो उन्होंने इनकार कर दिया। गुस्से में उस ढोंगी पंडित ने तभी धमकी दे दिया था कि तब तो आपकी बेटी की शादी में उस परिवार में होने नहीं दूंगा। लड़की की माँ उसकी मुट्ठी में है, कुछ ऐसा भी उसने कहा। तुम्हारे घर वालों ने मेरे पिताजी की बातों से अधिक फ्रॉड पंडित की बातों को माना। हाफसी हुई रोशनी गुस्से में बोल रही थी। हाँ, तुम्हें एक अच्छी खबर दे दूं कि आज मेरी सगाई हो गई और अगले महीने शादी है। अब मुझे कभी फोन नहीं करना, कहते हुए रोशनी ने फोन काट दिया। एक सुंदर सपना आंख खुलने तक टूट चुका था। खुशी एक झलक दिखा पीठ मोड़ चुकी थी। रोशनी के सुहाने सपने दिल में लिए साहिल अपनी नौकरी पर लौट गया। हर वक्त उमंग में रहने वाला साहिल इस बार भग्न हृदय से लौटा। शरीर से तो भले वह लौट आया, परंतु बहुत कुछ इस बार घर पर ही छूट गया। सबसे पहले तो उसका पहला प्यार छूटा, फिर माँ और घर वालों की बेतुकी बातों से मन टूटा। रोशनी की वह पहली झलक वही उस कमरे में रह गई थी। माँ पापा पर उसकी अटूट विश्वास की धज्जियां भी तो वहीं उड़ गई। उसको अपनी माँ का अंधविश्वास इस बार बहुत महंगा लगा, जिसका मोल उसकी ख्वाहिशों की चिंदियों से चुकाया गया। क्षण भर में बन गए स्वप्न सलोने घरौंदे के मानो तिनके तिनके बिखर गए थे। सब वहीं घर रह गया था, बस अरमानों और ख्वाबों के भस्म लपेट लौटा था। हर उम्र की एक मांग होती है। साहिल का मन एक हमसफर के लिए अब तड़प रहा था। उसके साथ के अधिकतर लड़के लड़कियों की शादी हो चुकी थी। ज्यादातर ने अपनी पसंद के जीवन साथी का चुनाव किया था। पहले हर रविवार जहां सब दोस्त मिलते थे, अब समाप्त प्राय ही था, क्योंकि अधिकांश दोस्तों की शादी हो चुकी थी और साहिल अब उन सबके साथ असहज महसूस करता। अब उनकी बातों का रुख घर परिवार होता।
अकेलापन साहिल पर हावी होने लगा था। वक्त गुजर रहा था और एकाकीपन का राक्षस अब उसके मस्तिष्क में चढ़ बैठा था। कोई 2 सालों से वह घर भी नहीं गया था। अलबत्ता उसके घर वालों द्वारा बहू की भी खोज जारी थी। उस खोज में अब पंडित जी और ममता जी के कुछ और नए पंडे भी शामिल हो गए थे। इतने लोगों के मत के मद्देनजर ना कभी एक मत होना था, ना हुआ। वह परेशान हो और पूजा पाठ में लगी रहती कि उसके बेटे की शादी हो जाए। धूर्त पंडितों के बिछाए जाल में फंस और उठे हुए काल्पनिक ग्रह नक्षत्रों की मनावन में लगी रहती। फिर एक दिन साहिल को फोन आया कि दादी बहुत बीमार है, जल्दी घर आ जाओ। साहिल जब घर पहुंचा तो देखा कि घर में काफी बड़े पैमाने पर कोई हवन का आयोजन है। दादी हाथ जोड़े बिल्कुल स्वस्थ बैठी हवन की समिधा के कारण बहते आंसुओं को पोंछ रही थी। अब तुम ऐसे तो 2 साल से घर आ ही नहीं रहे थे, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। ममता जी साहिल को गले लगाते हुए बोली। माँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब क्या हो रहा है? आयोजन की तरफ इंगित करते हुए उसने पूछा। बेटा, तुम्हारे बृहस्पति और कुछ अन्य ग्रह कमजोर हैं, इसीलिए विवाह तय होने में मुश्किलें आ रही हैं। इस विशेष पूजा के तत्पश्चात सारे ग्रहों की चाल सुधर जाएंगे। चलो जल्दी से नहा कर आओ, पूजा पर तुम्हें ही तो बैठना है, ममता जी ने कहा। साहिल की निगाह 4 मोटे हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे जनेऊधारियों पर पड़ी, जो सारे आयोजनों के कर्ता धर्ता बने हवंड कुंड के पास बैठे हुए थे। उनमें से वह धूर्त भी उसे दिख गया, जिसने रोशनी के पिता के साथ मोल भाव किया था। उसका सर्वांग सुलग उठा उसे देख, जिसने उसके जीवन में आग लगाई थी। माँ, तुम कब बंद करोगी तमाशा करना? तुम्हें एहसास ही नहीं कि धर्म के नाम पर ये कितना पाखंड करवा रहे हैं। माँ, जरा विज्ञान की किताबों को भी पढ़ा करो। इंसान ग्रहों तक पहुंच गया और तुम आज भी इनकी पुरातन पोथियों को ही आधार मान जी रही हो। माँ, ये इनका धंधा है। तुम जैसे अंधविश्वासी, भयभीत और अज्ञानी लोग इनके चंगुल में फंस अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करते हैं। साहिल बोले जा रहा था। माँ, अगर तुमने ये आयोजन जारी रखा तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा, साहिल ने ममता जी को धमकी दिया। 2 वर्ष बाद बेटे को देख रही माँ कुछ ही क्षणों के बाद पंडितों को माफी मांगते हुए विदा किया। मुश्किल उन्हें विदा कर ममता जी भयभीत हिरनी सी साहिल के बगल में कांपती हुई सी बैठ रोने लगी। साहिल ने उनकी हिम्मत को बढ़ाते हुए रोशनी के पिता के साथ उनके पंडित की सारी बनियागिरी का बखान कर दिया। जानती हो, अभी पिछले ही दिनों मैंने रोशनी को उसके पति और बच्चे के साथ देखा। रोशनी ने मेरा परिचय भी कराया अपने पति से। इनसे मिलो, बहुत उच्च शिक्षित हैं, पर मंगल, बृहस्पति, शनि की चाल से अपने जीवन के फैसले लेते हैं। मैंने बताया था ना इनके विषय में। तो उसके पति ने हंसते हुए कहा भी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी इसी सोच की वजह से मुझे रोशनी मिल सकी। अन्यथा माँ, आज भी उनके ठहाके मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बोलता हुआ साहिल भावुक हो गया। ममता जी आश्चर्य से उसका चेहरा ताक रही थी। उन्हें बेटे की चाहत का आज अनुभव हुआ। तभी रमेश जी और घर के अन्य सदस्य भी आकर बैठ गए। सबको आया देख साहिल ने अपने दिल की बात सामने रखी। ये सच बात है कि मैं रोशनी को कभी नहीं भूल पाऊंगा। शायद मुझे ही हिम्मत दिखानी थी, पर आप सबको खुश करने के चक्करों में मैं अपनी खुशी से हाथ धो बैठा। अपनी इस कायरता और नासमझी का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। साहिल की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगे। उसके पिता रमेश जी ने कहा, तुम्हारी माँ और दादी तुम्हारे लिए लड़की देख रही हैं, तुम चिंता ना करो। नहीं, अब मुझे अपने जीवन के फैसले लेने की आज़ादी दे। मेरे साथ मेरे ऑफिस में माया नाम की लड़की काम करती है। वो अपनी शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। उसके घर वालों ने कुंडली का मिलान कर उसका विवाह किया था। माया बहुत समझदार और व्यवहार कुशल सुलझी हुई लड़की है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अगले महीने की 10 तारीख को हम कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। आप लोग तो उसे स्वीकार करेंगे नहीं, कहता साहिल भावुक हो उठा और कमरे में चला गया। उस दिन देर शाम तक किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। एक सन्नाटा सा पसरा रहा। सुबह पूजा पाठ और हवन की
अफरा तफरी फैली हुई थी। 2 बरस बाद बेटा आया हुआ था। फिर एक प्रश्न और एक चुप्पी। सब इतनी खामोशी से एक दूजे से मुंह छिपाए पड़े थे कि मानो सन्नाटा बोल पड़ेगा। साहिल तो जाने बोलकर कब का चुप हो चुका था, पर शायद घर वाले अभी तक उसे सुन रहे थे। सबके मन में विचारों की अंधड़ चल रही थी कि क्या वाकई वे गुनहगार हैं। साहिल के माँ पापा, दादी दादाजी, बुआ, चाचा सब यही सोच रहे थे। अनजाने में ही भले, अपने अंधविश्वासों के चलते उन्होंने अपने आंख के तारे के हसरतों को तार तार कर दिया। आखिर चुप्पी तोड़ दादी ने कहा, बेटा साहिल, तुम सही कह रहे हो, हम सब तुम्हारे अपराधी हैं। ठीक है, हो सकता है पंडित जी से उस वक्त गणना करते वक्त कोई भूल हुई होगी, पर इस बार फिर जीते जी मक्खी निगलना। ये माँ थी जिनके मन में धर्म के नाम पर अंधविश्वासों की गहरी जड़ें फैली हुई थी। साहिल की माँ, वक्त के साथ अपनी सोच बदलो। इंसान जिंदगी भर सीखता रहता है। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे पंडित ने जो कहा वो अंतिम सत्य हो जाए। विचारों की उन्नति अति आवश्यक है। साहिल के पापा रमेश जी ने अपने विचार रखे। भाभी, जब धर्म और रीति रिवाज व्यक्ति के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगे तो उन्हें किसी के व्यक्तिगत जीवन का अतिक्रमण करता मान त्याग देना चाहिए। चाचा जी ने कहा, साहिल दिखा तो माया की फोटो। अब तुम्हारे साथ ही नौकरी कर रही है तो पढ़ी लिखी तो काफी होगी। कहते हुए बुआ साहिल के पास जा बैठी। ममता जी का खेमा अब खाली था। पीछे मुड़ के देखा, सुबह की पूजा व्यवस्था यूं ही बिखरी पड़ी हुई थी और आगे पूरा परिवार साहिल को घेरे माया की तस्वीरें लैपटॉप पर देखने में मशगूल दिखा। यानी पूरा परिवार दल बदल चुका था। वो अकेली धर्म का ताला लिए खड़ी थी अपनी पार्टी की दरवाजे पर। कुछ देर सोचती हुई उन्होंने पूजा घर की तरफ रुककर मन में सोचा, अब तुम्हारी संध्या पूजा कल करूंगी भगवान। चलो मैं भी अपनी होने वाली बहू की तस्वीरों को देख लूं, वरना कहीं सब मुझे छोड़ बारात ले निकल ही ना जाए। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।